नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। मैं हूं साबिता ठाकुर और एक बार फिर से आप लोगों से रूबरू हो रही हूं आपसे जुड़ी उन तमाम सूचनाओं और देश विदेश की खबरों के साथ जो आपके हित से जुड़ी हुई होगी। चाहे बात किसान की हो, पर्यावरण की हो या फिर आपके शहर की हो, हम हर मुद्दे पर बात करेंगे इस प्रोग्राम के ज़रिए। तो आइए करते हैं शुरुआत और जानते हैं कि हमारी देश डायरी के आज के एपिसोड में क्या है ख़ास। आज हम बात करेंगे चावल के निर्यात कारोबार व घरेलू मांग बढ़ने की। जानेंगे सरकार की प्याज निर्यात पर शुल्क देने के फैसले को। समझेंगे पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई के यूपीआई ऐप को। और साथ ही बताएंगे हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय एक्सीलेंस सेंटर के बारे में। इस वर्ष चावल की फसल अच्छी आने की आशा और भाव में कमी की संभावना से चावल में निर्यात कारोबार व घरेलू मांग बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि इस समय दालों की कीमतों में काफ़ी गिरावट होने से और चावल भाव में भी कमी से उपभोक्ता की क्रय शक्ति बढ़ जाएगी। अच्छी बारिश से सभी राज्यों में चावल की फसल काफ़ी बढ़िया होने की आशंका जताई जा रही है। चावल कारोबारियों के लिए ये साल व्यापार के लिए अच्छा साबित हो सकता है। इसका असर अभी से दिखाई देने लगा है। परमल व मोटे चावलों में 100 से 200 रुपए प्रति क्विंटल की नरमी आ गई है। इस बार ट्रेडिशनल बासमती व 1121 वंड के भाव भी कम निकलने की संभावना से निर्यात मांग में काफी इजाफा हो सकता है, क्योंकि इस समय पाकिस्तान भारत का मुख्य प्रतिद्वंदी है। वहाँ राजनीतिक कारणों व फसल की कमजोरी से भाव भारत के मुकाबले ज्यादा निकलने की संभावना है। इस वजह से भारत का निर्यात बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। भारत में अच्छे मानसून की उम्मीद में मौजूदा खरीफ सत्र में दालों का बुआई क्षेत्र 34% बढ़कर 139.42 लाख हेक्टेयर हो गया है। पिछले वर्ष इसी मौसम में दालों का बुआई क्षेत्र 103.85 लाख हेक्टेयर था। अच्छे मानसून की उम्मीद में मौजूदा खरीफ सत्र में दालों का बुआई क्षेत्र 34% बढ़कर 139.42 लाख हेक्टेयर हो गया है। अभी तक कुल 1019.10 हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई हुई है, जबकि पिछले साल इस दौरान 973.40 हेक्टेयर क्षेत्र में ही बुआई हुई थी। खरीफ के मौसम में धान की बुआई 363.07 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हुई है, जबकि पिछले वर्ष खरीफ के मौसम में ये आंकड़ा 352.23 लाख हेक्टेयर था। इसी तरह तिलहन का बुआई क्षेत्र भी पिछले वर्ष के 174.58 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के मुकाबले बढ़कर 177.74 लाख हेक्टेयर हो गया है। हालांकि गन्ने की बुआई पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 49.60 लाख हेक्टेयर से घटकर 45.55 लाख हेक्टेयर हो गया है। कपास की बुआई 122.68 लाख हेक्टेयर से घटकर 102.78 लाख हेक्टेयर, जूट व मेस्ता की बुआई 7.73 लाख हेक्टेयर से घटकर 7.56 लाख हेक्टेयर हो गई है। प्याज के दाम में भारी गिरावट पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सरकार ने इसके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्याज निर्यात पर शुल्क लाभ देने का फैसला किया है। आंकड़ों के अनुसार एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी में प्याज का दाम गिरकर 6 रुपए प्रति किलो पर आ गया है, जो एक साल पहले 48.50 रुपए प्रति किलो था। प्याज के दाम में भारी गिरावट पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सरकार ने इसके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्याज निर्यात पर शुल्क लाभ देने का फैसला किया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि ताज़ा तथा गोदाम में रखे दोनों तरह के प्याज के निर्यात पर शुल्क लाभ 31 दिसंबर तक मिलेगा। वाणिज्य मंत्रालय ताज़ा तथा भंडार वाले प्याज के निर्यात को प्रोत्साहन के लिए 5% का MEIS भारत से वस्तुओं के निर्यात की योजना उपलब्ध कराएगी। देश में 2014 और 15 में जहां 189 लाख टन प्याज का उत्पादन हुआ था, वहीं 2015 और 16 में उत्पादन बढ़कर 202 लाख टन तक पहुंच गया है। इससे दाम तेजी से घट गए हैं। महाराष्ट्र के नासिक में दाम इस कदर गिर गए हैं कि एक किसान ने दावा किया है कि उसे 1 किलो प्याज के लिए मात्र 5 पैसे की पेशकश की गई।
घरेलू आपूर्ति बढ़ाने और बढ़ती कीमतों को नियंत्रित रखने के उद्देश्य से सरकार ने मसूर और तुअर जैसी दालों का 90,000 टन अतिरिक्त आयात करने का निर्णय किया है। लगातार 2 वर्ष सूखे से घरेलू स्तर पर कम उत्पादन के चलते अभी विभिन्न दालों की कीमत 115 से 175 रुपए प्रति किलो पर बनी हुई है। बढ़ती कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए सरकार ने 90,000 टन दालों के अतिरिक्त आयात का आदेश दिया है। इसमें 40,000 टन मसूर, 20,000 टन तुअर, 20,000 टन देसी चना और 10,000 टन उड़द का आयात शामिल है। ये आयात बफर स्टॉक के लिए किया जाना है। इस ऑर्डर के साथ बफर स्टॉक के लिए दालों का कुल आयात 1.76 लाख टन हो गया है और घरेलू खरीद भी 1.20 लाख टन पर पहुंच गई है। जो लोग अरहर की दाल खाना भूल गए थे, उनके लिए राहत भरी खबर है। 2 वर्ष बाद पहली बार अरहर की दाल 100 रुपए से नीचे गिर गई है, जो कि पिछले वर्ष 180 रुपए के पार पहुंच गई थी। आम लोग जिनकी थाली में अरहर की दाल दिखाई देना बंद हो गई थी, उनके लिए राहत भरी खबर है। 2 साल बाद अरहर की दाल की कीमतों में 100 रुपए तक की गिरावट दर्ज की गई है। पिछले वर्ष अरहर की दाल में भारी उछाल के साथ 180 रुपए के पार पहुंच गई थी। पहली बार दाल में भी भारी छूट दर्ज की गई है। हालांकि खुदरा बाजार में अरहर की दाल 90 रुपए और चना दाल 100 रुपए किलो बिक रही है, लेकिन होलसेल मंडी से रिटेल बाजार की कीमतों में काफी अंतर है। सरकार का बाजार पर नियंत्रण न होने के कारण रिटेल कारोबारी ग्राहकों को खुलेआम लूट रहे हैं। यहाँ के थोक कारोबारियों का कहना है कि विदेश से दाल की आयात होने के कारण दलहन में भारी गिरावट आई है। आने वाले समय में दलहन के भाव में और भी गिरावट दर्ज की जा सकती है। इस बरसात और बाढ़ ने मध्य प्रदेश की 4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बोई गई फसल को बुरी तरह से तबाह कर दिया है। कृषि विभाग की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। सबसे ज्यादा नुकसान पन्ना, छतरपुर, रीवा, सतना और राजगढ़ जिले में हुआ है। तेज बरसात और बाढ़ ने मध्य प्रदेश की 4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बोई गई फसल को बुरी तरह से तबाह कर दिया है। कृषि विभाग की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। सबसे ज्यादा नुकसान पन्ना, छतरपुर, रीवा, सतना और राजगढ़ जिले में हुआ है। इनके अलावा तहसीलों और पटवारी हलकों में भी भारी नुकसान की रिपोर्ट मिली है। प्रदेश के इन सभी अलग अलग इलाकों को जोड़कर कुल करीब 4 लाख हेक्टेयर में करीब 1,000 करोड़ रुपए की फसल बर्बाद हो गई है। यहाँ की सरकार का कहना है कि सरकार पीड़ित किसानों को फसल बीमा योजना के अलावा राजस्व विभाग के तहत भी सहायता देगी। दोस्तों, फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे बारिश के कारण खरीफ फसलों को हो रहे नुकसान के बारे में। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI ने UPI ऐप को मंजूरी दे दी है। इस UPI ऐप के जरिए अब कोई भी व्यक्ति केवल अपना आधार कार्ड नंबर, ईमेल ID और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके पैसों का ट्रांजैक्शन कर सकता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देश डायरी में। छत्तीसगढ़ में कहीं कम तो कहीं ज्यादा बारिश के चलते खरीफ फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। यहाँ के कुछ इलाकों में कम बारिश होने के कारण सूखे के हालात बन गए हैं। इसको लेकर सरकार की परेशानियां भी काफी बढ़ गई हैं। यहाँ की सरकार खेत पर पड़े प्रभाव के आकलन में जुट गई है। छत्तीसगढ़ में कहीं कम तो कहीं ज्यादा बारिश के चलते खरीफ फसलों को काफी नुकसान हुआ है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि कृषि, जल संसाधन और ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को अगले 10 दिनों में पर्याप्त बारिश न होने पर संबंधित क्षेत्रों के किसानों की मदद के लिए आपात कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन जलाशयों में पर्याप्त पानी नहीं है, वहां पेयजल और निस्तारी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए और इसके लिए पानी सुरक्षित रखना चाहिए। खरीफ फसलों और जलाशयों में पानी की स्थिति तथा औसत बारिश की विस्तृत जानकारी ली है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रभावित किसानों को हर संभव मदद पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। अगर 10 दिन में अच्छी बारिश नहीं हुई तो आपात कार्य योजना बनाकर किसानों की मदद की जाएगी।
सुस्त हाजिर मांग के बीच व्यापारियों ने अपने सौदों के आकार को कम किया, जिसके चलते इलायची वायदा कीमतें 0.69% की गिरावट के साथ 1160 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। इसके अलावा उत्पादक क्षेत्रों से अधिक आवक के कारण पर्याप्त स्टॉक होने से गिरावट बढ़ गई है। सुस्त हाजिर मांग के बीच व्यापारियों ने अपने सौदों के आकार को कम किया, जिससे इलायची वायदा कीमतें 0.69% की गिरावट के साथ 1160 रुपये प्रति किलो हो गई है। MCX में सितंबर में डिलीवरी वाली इलायची की कीमत 8.10 रुपये अथवा 0.69% की गिरावट के साथ 1160 रुपये प्रति किलो रह गई है। इसी तरह अक्टूबर में डिलीवरी वाली इलायची की कीमत 3.40 अथवा 0.28% की गिरावट के साथ 1220 रुपये प्रति किलो रह गई है। बाजार विश्लेषकों का कहना है कि कमजोर मांग के कारण हाजिर बाजार में कमजोरी के रुख के कारण कारोबारियों द्वारा सौदों की कटान से मुख्यतः वायदा कारोबार में इलायची की कीमतों पर दबाव रहा है। दिल्ली पुस्तक मेला के 22वें संस्करण का आगाज हो गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विख्यात प्रगति मैदान में यह पुस्तक मेला करीब 9 दिनों के लिए चलेगा। भारतीय प्रकाशक महासंघ के सहयोग से भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन यानी कि ITPO ने 27 अगस्त से 4 सितंबर के बीच प्रगति मैदान में 9 दिवसीय मेले का आयोजन किया। पुस्तक मेले का उद्घाटन केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया। दिल्ली पुस्तक मेला के 22वें संस्करण का आगाज शुरू हो गया है। भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन यानी कि ITPO ने 27 अगस्त से 4 सितंबर के बीच प्रगति मैदान में 9 दिवसीय मेले का आयोजन किया है। इसमें 93 प्रकाशक हिस्सा ले रहे हैं और कुछ विदेशी प्रकाशक भी शामिल हैं। पुस्तक मेले का उद्घाटन केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया है। जब तक ये संसार रहेगा, पुस्तकों का महत्व रहेगा, पुस्तकों का महत्व कभी कम नहीं हो सकता। और अगर कोई इस संसार के अंदर किसी इंसान के जीवन को परिवर्तित कर सकता है, उसके माँ बाप और उसके गुरु के बाद, तो मैं समझता हूँ वो पुस्तकें हैं। पुस्तकों में इतनी ताकत है कि वो समाज जीवन को पूरा बदल सकती हैं, राष्ट्र जीवन को बदल सकती हैं। और इस देश के अंदर मैं समझता हूँ कि अगर हमें जो हमारे देश की बौद्धिक क्षमता, और आजकल तो ऐसी क्षमता चाहिए कि हर समय हर देश के नौजवान का चारों तरफ से दिमाग इतना ज़्यादा खुला हो, इतनी ज़्यादा नॉलेज उसके अंदर आनी चाहिए कि नए नए आइडियाज़ वो विकसित कर सके। और उन नए नए आइडियाज़ के माध्यम से वो जो नॉलेज इकॉनमी है उसको जो है इनोवेशन के माध्यम से देश के लिए, अपने लिए और समाज के लिए और मानव कल्याण के लिए जो है नए नए कार्यक्रमों में बदल सके। और मैं समझता हूँ इस सब की ताकत जो है किताबों में है, क्योंकि जो दूसरों का अनुभव है, दूसरों की जो बातों की जो शेयरिंग है, उसको अगर कोई सबसे आसान तरीका है तो, और जो सबसे अच्छा आपका दोस्त हो सकता है वो किताबें हो सकती हैं। तो मेहरा साहब को और LC गोयल साहब को बहुत बहुत बधाई है इस दिल्ली बुक फेयर को यहाँ पे फिर से 22वीं बार आयोजित करने के लिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से वो नई सोच के साथ भारत को दोबारा से विश्व गुरु की ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं, निश्चित रूप से ये बुक फेयर उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उनके जो नए नए इनोवेटिव्स कार्यक्रम हैं जो भारत को ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले, कोई मेक इन इंडिया है, कोई डिजिटल इंडिया है, कोई समर्थ भारत है, कोई स्वस्थ भारत है, कोई स्वच्छ भारत है, ये सारे के सारे जो कार्यक्रम हैं इनकी भी जो गहराइयाँ हैं उनमें डूबने के लिए और उनको डुबाने के लिए भी किताबों की ज़रूरत है, और वो पब्लिशर भाई हमारे जो है करेंगे। वेरी वेल नोन राइटर अर्नेस्ट हेमिंगवे सेड that there is no friend as loyal as a book. Secondly, India has a very rich cultural heritage. Diversity, unity in diversity is a unique feature of our rich cultural heritage. It is through events like this that we can help promote dissemination of our rich cultural heritage.
Not only that, through books we not only know about the past and our glorious past and the legacy, but we also know about the contemporary cultural, political, socio-economic issues. And all of this help us in visualizing and planning for the future. I don't find many students in the audience, but then I would like to say a word for the students. Students in both schools and colleges must go beyond their defined syllabus. For example, let them study autobiographies and biographies of eminent leaders, social reformers, scientists, businessmen, writers, and sportspersons. पंजाब की सरकार ने धान में की गई मामूली स्तर पर वृद्धि को अपर्याप्त बताते हुए कृषि को लाभप्रद बनाने के लिए केंद्र सरकार से अपील की है, क्योंकि दूसरे राज्यों की तुलना में यहां के किसान अपनी फसलों के लिए सभी साधनों का इस्तेमाल करते हैं। पंजाब की सरकार ने धान में की गई मामूली वृद्धि को अपर्याप्त बताते हुए कहा है कि कृषि को लाभ की ओर ले जाने के लिए विशेषज्ञों की एक समूह का चयन करने के लिए केंद्र सरकार से गुजारिश की गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कहा है कि पूरे देश में किसान इस समय गंभीर संकट से गुजर रहे हैं। खास तौर पर पंजाब के किसानों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि दूसरे राज्यों की जगह यहाँ के किसान अपनी फसल के लिए सभी साधनों का इस्तेमाल करते हैं। इससे हमारे राज्य के किसानों को बहुत फायदा होगा। इन योजनाओं को लागू करने के लिए उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की है। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं। जी हाँ, हम आपको ब्रेक के बाद बताएंगे हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय एक्सीलेंस सेंटर के बारे में। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में इल्ली के प्रकोप के बाद अब सोयाबीन फसल पर एक और खतरनाक कीट का प्रकोप पाया गया है। इस कीट के प्रकोप से किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देश डायरी में। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बढ़ते लोड को कम करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने जल्द ही मुंबई में तीसरे एयरपोर्ट बनाने की तैयारी की है। इसके लिए कल्याण के 730 हेक्टेयर के खाली पड़े मैदान और हवाई पट्टी को एयरपोर्ट के तौर पर डेवलप करने के बारे में सरकार प्लान बना रही है। नए एयरपोर्ट की तैयारी में भविष्य को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने एक और एयरपोर्ट बनाने के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। यहाँ की सरकार अगले 3 सालों में छोटे शहरों में 50 नए एयरपोर्ट बनाने की प्लानिंग कर रही है, ताकि क्षेत्रीय उड्डयन को बढ़ावा दिया जा सके। अगर इस रीजनल एयरपोर्ट ने काम करना शुरू कर दिया तो मुंबई के एयरपोर्ट्स पर लोड और बढ़ेगा। मुंबई में सेंटा क्रूज और शहर रोड स्थित एयरपोर्ट पर अगर ज्यादा एयर ट्रैफिक आ जाए तो कल्याण आने वालों को दिक्कत होने लगती है। इसीलिए यहाँ एयरपोर्ट बनाने की तैयारी हो रही है। मुंबई के जुहू में एक एयरोड्रामा है, लेकिन ये सिर्फ हेलीकॉप्टर्स और चार्टर्ड विमानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे पैसेंजर फ्लाइट्स के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका आकार बहुत छोटा है। अब लीवर में इन्फेक्शन या किसी भी प्रकार की समस्या होने पर लीवर ट्रांसप्लांट या ऑपरेट करके बाहर निकालने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि लीवर की सेहत सुधारने के लिए वैज्ञानिकों ने एक नया तरीका ढूंढ निकाला है। अब लीवर में इन्फेक्शन या किसी भी प्रकार की समस्या होने पर लीवर ट्रांसप्लांट या ऑपरेट करके बाहर निकालने की आवश्यकता नहीं होगी। एक नए रिसर्च के मुताबिक वैज्ञानिकों ने पाया कि नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज में डायबिटीज के इलाज में उपयोग होने वाली विशिष्ट दवा का खास सेवन से लीवर को बेहतर किया जा सकता है। रिसर्च में पाया गया है कि टाइप 2 डायबिटीज में उपयोग होने वाली मेडिकल लीवर में शर्करा नियंत्रण और वसीय कोशिकाओं से संबंधित है। नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज एक ऐसी स्थिति है जिसमें लिवर में अपने आप चर्बी बढ़ने लगती है। साथ ही कुछ स्थितियों में चर्बी का ये जमाव लिवर में सूजन का कारण होता है।
इसी वजह से सिरहोसिस रोग होने की आशंका होती है। शोध से पता चला है कि एक सेनेटाइड चिकित्सा शर्करा के अवशोषण को बढ़ाती है और लीवर व एडिपोस ऊतकों में इंसुलिन प्रतिरोध को कम करती है। ओलंपिक में देश का नाम रोशन करने वाली कुश्ती खिलाड़ी साक्षी मलिक के नाम पर चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय एक्सीलेंस सेंटर खोला जाएगा। इसको लेकर हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय प्रशासन साई के अधिकारियों के साथ मिलकर केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों से ही पत्र व्यवहार करेंगे। ओलंपिक खेलों में कुश्ती स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाली हरियाणा की बेटी साक्षी मलिक के नाम पर गिरी सेंटर में कुश्ती के साथ साथ अन्य खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का एक प्रस्ताव पास किया है। हकरीवी के कुलपति प्रोफेसर केपी सिंह ने कहा है कि वे विश्वविद्यालय में उपलब्ध खेल सुविधाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रस्ताव को उन्होंने केंद्र व राज्य सरकारों को भेजने की सिफारिश की है। राजधानी दिल्ली में नगर पालिका परिषद यानी कि NDMC ने अपने स्कूलों में उच्च शिक्षा देने के लिए अहम पहल की है। जी हां, इसके लिए नगर पालिका परिषद ने 30 स्कूलों को चुना है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने अपने स्कूलों में बेहतर तरीके से शिक्षा देने की वकालत की है और साथ ही साथ 30 स्कूलों का भी चयन किया गया है। यहाँ 6ठी से 12वीं तक के विद्यार्थियों को ई-लर्निंग के द्वारा उच्च शिक्षा दी जाएगी। डिजिटल तकनीक के युग में परंपरागत शैक्षिक व्यवस्थाओं को बदलकर स्मार्ट तरीके से शिक्षा देने के लिए पहले चरण में 444 कक्षाओं का निर्माण किया जाएगा। नगर पालिका अध्यक्ष नरेश कुमार ने बताया है कि इस योजना में करीब 11 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और साथ ही इस कार्य को 100 दिन के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ ही सभी आधुनिक कक्षाओं में CCTV कैमरे भी लगाए जाएंगे और यहाँ सभी विद्यार्थियों को हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं के माध्यम के द्वारा आधुनिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसके साथ आधुनिक कक्षाओं में कंप्यूटर को सर्वर के साथ जोड़ने व शिक्षकों को भी प्रशिक्षण देने के लिए कंपनी ने एक विशेषज्ञ को बुलाया है। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर के दारंग, धोरन व घनेटा एवं अन्य गांवों की लगभग 3000 एकड़ भूमि की सिंचाई करने वाले कथूल कूहल में पानी न आने से किसानों की समस्याएं काफी बढ़ गई हैं। जी हां, इस इलाके में किसानों के लिए कूहल एकमात्र सिंचाई का साधन है। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर के दरंग, धोरण व घनेटा एवं अन्य गांवों की लगभग 3000 एकड़ भूमि की सिंचाई करने वाले कथूल कूहल में पानी न आने से किसानों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस इलाके में किसानों के लिए कूहल एकमात्र सिंचाई का साधन है। यहाँ के किसानों का कहना है कि तकरीबन 3 वर्षों से कूहल में सिंचाई के लिए पानी की एक भी बूंद उपलब्ध नहीं हो पा रही है। अब किसानों ने नाराज होकर जिया गांव में एकत्रित होकर आगे की योजना बनाने का निर्णय लिया है। गांव की समस्या का हल निकालने के लिए पंचायतों के प्रतिनिधियों ने अपने स्तर पर विभागीय अध्यक्षों से बातचीत की, लेकिन इसका कोई भी हल नहीं निकला है। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में इल्ली के प्रकोप के बाद अब सोयाबीन फसल पर एक और खतरनाक कीट का प्रकोप पाया गया है। इस कीट के प्रकोप से किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में इल्ली के प्रकोप के बाद अब सोयाबीन की फसल पर एक और खतरनाक कीट का प्रकोप देखा गया है। ये कीट झाग छोड़ने के साथ पत्ते या फूल को नष्ट नहीं करता है, बल्कि समूचे पौधे को ही नष्ट कर देता है और इस जीव पर किसी भी कीटनाशक दवाई का असर नहीं हो रहा है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ये कीट 25 से 35 डिग्री तापमान के बीच बहुत तेजी से बढ़ता है और ये कीट सोयाबीन पौधे के अंदर जाकर अंदर ही अंदर खोखला कर देता है और कुछ ही दिनों बाद पूरा पौधा सूख जाता है। ये चक्र के समान तेजी से पौधों को खोखला कर देता है। इस कीट की रोकथाम के लिए किसानों को ट्राइजोफोस नामक दवा का सही मात्रा में छिड़काव की सलाह दी जा रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह को डॉक्टर राजेंद्र चौधरी की अगुवाई में जैविक खेती करने वाले किसानों के एक समूह ने एक पत्र सौंपा है, जिसका विषय है GM सरसों को मंजूरी ना देना। लेकिन किसानों का कहना है कि इस विषय पर मंत्री जी ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया है।
जैविक खेती कर रहे किसान समूह के संयोजक भीम सिंह दागर और समूह की सदस्य नीलम आर्या ने और साथ ही किसानों ने मिलकर समूह की सरसों के तेल का सैंपल देते हुए कहा, जैविक सरसों तेल की ये आखिरी बोतल है, क्योंकि आप जीएम सरसों को मंजूरी देने वाले हो, उसके बाद जैविक खेती संभव नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों, हमारे आज के एपिसोड में बस इतना ही। कुछ और जानकारियों और खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे आपसे इसी समय, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ग्रीन टीवी आपके लिए लेकर आता रहेगा कुछ न कुछ खास जानकारियाँ। और अब आप दीजिए मुझे जाने की इजाज़त और आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार, शब खैर।